आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस पावर की। रिलायंस पावर से निकल के आ रही है बहुत सारी अपडेट। एक एक करके इन अपडेट को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस छोटे पेनी स्टॉक में इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर यहाँ पे इस समय इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या आने वाले समय में हमें बहुत ही जबरदस्त रिटर्न मिलने की संभावना बन जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पावर सेक्टर में वैसे भी बहुत बड़ी तेजी आने बाकी है। अभी जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन लिए जा रहे हैं उसका बेनिफिट हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो क्या हमें रिलायंस पावर में निवेश करना चाहिए। यहाँ पे रिलायंस पावर में अगर आप देखें तो जो इसके लैंडर्स है और साथ में जो मैनेजमेंट है उसके बीच में बड़ी खींचतान चल रही है। तो इसका नतीजा क्या होने वाला है और क्या इस समय आने वाले समय के लिए हमें रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट करके रख लेना चाहिए। वाकई में छोटा सा पेनी स्टॉक क्या एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट हमारा डूबने की संभावना बनेगी या फिर हमें ये एक तरह से जैकपॉट लग सकता है हमारे लिए। आप देखोगे तो अभी क्वार्टर वन भी आने वाला, कैसी संभावना बनेगी क्वार्टर वन की, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिलायंस पावर की बात करें तो अभी बाजार शुरू है, करीब 11.85 पर स्टॉक है जहां पे 1.72% की शानदार तेजी है। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक फिर से 12 के आसपास जाने को तैयार हो चुका है क्योंकि ऑलरेडी आज इसने 12.05 की हाई बना दी है। तो इसका मतलब ये कि हो सकता है कि बाजार क्लोज होते फिर से ये 12 को क्रॉस कर जाए। एक तरफ आप देख रहे होंगे कि बाजार में दबाव बना हुआ है और उसके बावजूद भी पावर सेक्टर में तेजी बनी हुई है और स्पेशली रिलायंस पावर आगे जा रहा है। अब यहाँ पे रिलायंस पावर की हम बात करें तो ये स्टॉक आईपीओ के समय तो 400-500 का स्टॉक था, लेकिन गिरते गिरते बिल्कुल कौड़ियों के भाव में आया और जब कोरोना की पहली लहर आई और बाजार में गिरावट शुरू हुई तो ये स्टॉक बिल्कुल ₹1 पे आ चुका था। आप देख सकते हो 1.60 की प्राइस थी 6 मार्च 2020 को। फिर इसने जो शानदार प्रदर्शन करना शुरू किया तो ये साल डेढ़ साल के अंदर ही ₹19 तक चला गया, यानी ₹1 का स्टॉक 19 तक गया। बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया लोगों को। लेकिन फिर इसमें गिरावट की दौर शुरू हुई और अब इसमें फिर से खरीदारी शुरू हुई है और जिस तरह से यहाँ पे एफआई और डीआई की खरीदारी शुरू हुई है, लग रहा है कि ये स्टॉक अब अपर सर्किट में फिर से नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस पिछले एक साल की भी देखें तो 9.20 इसका 52 वीक का लो है, 19.25 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 11.80 के आसपास है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से। ये जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके हिसाब से जो क्वार्टर वन होगा वो पावर सेक्टर के लिए एक बड़ा बूस्ट का काम करेगा। इस समय जो पावर सेक्टर में प्रचुर संभावना बन रही है और ये क्वार्टर वन में वो दिखेगा, यानी क्वार्टर वन का रिजल्ट शानदार हो सकता है। उनके हिसाब से इस बार जो है वो काफ़ी अच्छा है। जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन लगातार बढ़ा था वो लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचा था और इस वजह से जो इनके प्रॉफिट में बढ़ोतरी की संभावना बनेगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो डिमांड है वो लगातार बढ़ी थी और कहा जा रहा है कि जो पावर डिमांड थी वो 18.60% की बढ़त के साथ में ईयर ऑन बेसिस पे करीब 216 गीगावाट तक पहुंची थी फाइनेंशियल ईयर 23 में। आप देख सकते हो कि ये ऑल टाइम हाई है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ी थी उसको पूरा जो डिमांड को पूरा किया गया तो आप समझ सकते हो कि उसका फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में बढ़ोतरी की संभावना बन रही है। वैसे आपको पता है रिलायंस पावर ने तो काफ़ी बड़ा लॉस दिखाया था मार्च क्वार्टर में, तो क्या इस बार कुछ कंपनी के लॉस में कमी आएगी या फिर प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन कुल मिला के इस बार हो सकता है कि संभावना पॉजिटिव बने, भले ही बड़ा प्रॉफिट ना हो लेकिन लॉस में जबरदस्त कमी हो सकती है क्योंकि इस बार अच्छा खासा कारोबार हुआ है। पावर सेक्टर ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया इस बार। अब यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के है, जैसे कि गवर्नमेंट एक नया इलेक्ट्रिसिटी बिल ला रही है और इस मानसून में वो पेश करना चाहती है। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट के इस डिसीजन के खिलाफ बहुत सारी जो इंजीनियर्स बॉडी है उन्होंने मना किया है कि इस समय आप मानसून में इस बिल को पेश ना करें, बल्कि इसके ऊपर अभी बहुत सारे निर्णय जो अभी लेने बाकी है, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट होने चाहिए, उसके बाद में ही बिल लाना चाहिए। ये एक तरह से बिल है जिसमें बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर को भी खुली छूट दी जा रही है कि वो अपने हिसाब से अलग अलग एरिया में वो बिजली सप्लाई कर पाए और बहुत सारे एक तरह से देखें तो डिस्कॉम की जो आज़ादी है वो खत्म की जा रही है और इसीलिए इस बिल का विरोध किया जा रहा है। हर तरह से विरोध हो रहा है। तो ऐसे में सरकार से कहा जा रहा है कि इस बिल को एक बार होल्ड रखे और इसमें बहुत सारे डिस्कशन की जरूरत है, उसमें बहुत सारे सुधार की जरूरत है, उसके बाद में ही ये बिल लाया जाए। तो क्या गवर्नमेंट ये बिल को रोकेगी और आने वाले समय में क्या फिर इसमें कुछ बदलाव करके बिल लाएगी, तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज ऐसी हो क्योंकि लगातार बहुत सारा विरोध भी हो रहा है। अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है डिस्कॉम के लिए। करीब 1.9 ट्रिलियन रुपीज़ सैंक्शन किया गया पैसा सरकार की तरफ से और ये 1.9 ट्रिलियन जो रुपीज़ है यह 38 डिस्कॉम को मिलेगा उनके रिफॉर्म्स के लिए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी डिस्कॉम। इन पैसे के माध्यम से नई तकनीक लाएगी और बहुत सारी जो नई सुविधाएं जोड़ेगी जिसकी वजह से जो
इलेक्ट्रिसिटी का जो लीकेज होता है वो भी बंद होगा। तो सरकार ने जो नई स्कीम लाई, इसके तहत जो भी डिस्कॉम इसके लिए क्वालिफाइड हो गए उनको पैसे मिलेंगे और उसके वजह से डिस्कॉम का रिफॉर्मेशन होगा। आप समझ सकते हो कि एक तरह से बहुत सारी बेनिफिट मिल रही है पावर सेक्टर को। तो बहुत सारी एक साथ में अपडेट निकल के आ रही है, गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसका नतीजा ये है कि आने वाले समय में आपको रिलायंस पावर में भी तेजी आती हुई दिखाई आराम से दे सकती है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी कंपनी करती है और पावर जनरेशन का काम भी करती है। साथ में सबसे बड़ी बात यह कि कंपनी ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी काम कर रही है, यानी कंपनी विंड पावर और सोलर पावर में भी काम कर रही है। और इसके ऊपर तो सरकार की बहुत ही ज़्यादा रहमो करम है। फिलहाल सरकार की तरफ से बहुत सारा सपोर्ट दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपना विजन पेश किया कि 2030 तक 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करना है, यानी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से 50% बिजली का इस्तेमाल होना है। तो इसके लिए सरकार ने सब्सिडी के राहत के द्वार खोले, तो इसका फायदा रिलायंस पावर को डायरेक्टली मिलने वाला है। तो ऐसे में ये छोटा सा पेनी स्टॉक कभी भी बड़ी तेजी से बढ़ते हुए आपके लिए एक रॉकेट साबित हो सकता है। अगर हम रिलायंस पावर की बात करें तो ये 1995 में बनी हुई स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 4029 को बीच का है। और आप देखोगे तो Q4 में कंपनी की टोटल जो इनकम निकल कर आई थी वो 1878 को बीच थी, जो 1.05% ज़्यादा थी Q3 से। Q3 में इनकी टोटल इनकम रही थी वो 1858 करोड़ थी और 11.07% ज़्यादा थी पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 1691 करोड़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी करीब 651 करोड़ का लॉस बताया। तो आप देख सकते हो कि इनकी इनकम लगातार बढ़ी है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो या ईयर ऑन बेसिस पे देख लो, तो इनकम तो बढ़ी है लेकिन लॉस ज़्यादा हुआ था। इस लॉस के पीछे कुछ आउटस्टैंडिंग थी जो पुरानी जो क्लियर की गई थी, उस वजह से बड़ा लॉस दिखाई दिया। ओवरऑल इससे पहले कंपनी का लगातार प्रॉफिट में भी थी। अब यहाँ पे जैसे कि अनिल अंबानी ने ठान लिया है कि उनकी जो दो कंपनियां यानी रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्हीं को लेके आगे चलना है, क्योंकि दूसरी कंपनी ऑलरेडी नीलाम हो रही है, कुछ नीलाम हो चुकी है, तो कुछ दो कंपनियां बचेगी, इनको अच्छे से लेके आगे चलना है। और इसीलिए अनिल अंबानी ने डिसीजन लिया था कि इसका एसेट मोनेटाइजेशन किया जाए और जो इसके जो कर्ज है, इसका जो कर्ज है उसको डेट को कम किया जाए, साथ में कंपनी को फिर से खड़ा किया जाए। उसके लिए इन्होंने एक रिजोल्यूशन प्लान लाया था, लेकिन इस प्लान के खिलाफ 99.88% जो टोटल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उन्होंने इसके अगेंस्ट वोटिंग की और इसकी वजह से ये जो प्लान था ये यहाँ पे वोटिंग के माध्यम से ये खारिज हो गया, यानी फेल हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कम से कम इसमें 72% के करीब शेयर होल्डर ने इसके फेवर में वोट दिया, यानी शेयर होल्डर चाहते हैं कि इसका एसेट मोनेटाइजेशन किया जाए और कंपनी को इस बड़े डेट से बाहर निकाला जाए और लगातार कंपनी को मजबूत किया जाए। लेकिन जो इसके जो लेंडर्स है वो लेंडर नहीं चाहते कि एसेट मोनेटाइजेशन किया जाए और इसी वजह से ये वोट के माध्यम से खारिज हो गया, क्योंकि कम से कम 100 में से 75% वोट जीते इस प्रस्ताव को पास करने के लिए और जो वोट पड़े हैं वो है 72% और 28% इसके अगेंस्ट पड़े और इसी वजह से ये प्रस्ताव खारिज हो गया। तो कुल मिला के बड़े जो इसके इन्वेस्टर जिन्होंने इसमें निवेश किया उन्होंने और जो इसके बड़े फंड हाउस है उन्होंने यहाँ पे इस प्रस्ताव को यहाँ पे मानने से इनकार किया और इसी वजह से ये प्रस्ताव गिर गया। और इसके लिए ऑलरेडी पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विस है उन्होंने भी इसके लिए शेयर होल्डर से कहा था कि इसके खिलाफ आप वोट करें, लेकिन फिर भी शेयर होल्डर ने इसके फेवर में वोट किया है, लेकिन फिर भी बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि 3% वोट कम पड़ गए। आप देख सकते हो कि कोशिश कर रही है कंपनी की किसी भी तरह से कंपनी के कर्ज को कम किया जाए और कंपनी को धीरे धीरे प्रॉफिट मेकिंग बनाया जाए, लेकिन यहाँ पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है जिन्होंने निवेश किया हुआ है वो चाहते हैं कि एक तरह से इस कंपनी को भी वो आप देखो तो एनसीएलटी के तहत लेके जाना चाहते हैं और अपना पैसा वसूल करना चाहते हैं, जबकि अनिल अंबानी चाहते हैं कि कंपनी आगे से बढ़ सकती है। और वैसे भी अगर सरकार ने जिस तरह से मंशा ठानी है पावर सेक्टर की कंपनी को सरकार डूबने देगी नहीं, तो ये छोटा सा पेनी स्टॉक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे रुकने वाला है। इसमें प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अपनी बुक वैल्यू से भी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। फिलहाल इसकी बुक वैल्यू देखें तो 36.65 की है और आप देख सकते हो कि स्टॉक फिलहाल 11 रुपीज़ के आसपास, तो आप यहाँ पे तो निवेश कर ही सकते हैं। सबसे जो बड़ी बात निकल के आ रही है वो है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। आप देख सकते हो कि इसकी प्रमोटर की होल्डिंग 24.98% तक आई, जो पहले 9% ही थी। कुछ इनके गिरवी शेयर है जहाँ पे देख सकते हो कि आप 4.89% की होल्डिंग दिसंबर थी। मार्च में इन्होंने अपनी गिरवी शेयरों की संख्या बढ़ाई, यानी 24.50% की। इसके पीछे वजह थी कि इनको काफ़ी ज़्यादा मार्च में प्रॉब्लम आई थी, पैसों की ज़रूरत पड़ी थी। यहाँ पे एक अच्छी सबसे जो बात निकल के आ रही वो है एफआई इस स्टॉक के अंदर लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे। सितंबर में उनकी 3.30% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर आते थे 4.92% हो गई और मार्च में उनकी होल्डिंग 5.95% तक आई। तो आप देख सकते हो कि लगातार एग्रेसिव तरीके से एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है, जबकि इस दौरान एफआई ने बाजार से काफ़ी अच्छे अपने शेयर बेचे, अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया। उसके बावजूद भी अगर उनकी होल्डिंग बढ़ रही है इसमें, तो आप समझ सकते हो स्टॉक वाकई में मजबूत है। बात अगर हम डीआई की करें तो 3.50% की होल्डिंग है, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है, बिल्कुल उन्होंने नहीं छेड़ा। इसका मतलब बड़े फंड हाउस ने भी निवेश करके रखा हुआ अच्छा खासा। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.12% की होल्डिंग है, जो 3 क्वार्टर से बनी हुई है
और यहाँ पे जनरल पब्लिक की बात करें तो 68.22% की होल्डिंग सितंबर में थी, घट के 66.60 दिसंबर में, और मार्च में आ जाते वो 65.57% हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली होल्डिंग कम सिर्फ जनरल पब्लिक की हुई है, यानी जो छोटी इन्वेस्टर है वही यहाँ पे डरते और अपना निवेश बेच रहे हैं, जबकि यहाँ पे एफआई अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे, डीआई और म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है। तो ये सारी बातें हैं कि ये साबित करती है कि इसमें रिलायंस पावर में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। तो एक तरह से ये मौका है खरीदारी का, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, इसलिए बहुत कम निवेश करें, इतना करें कि डूब जाए तो आपको गम ना हो। यहाँ पे अच्छी बात है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाए तो 11.38 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 11.12 तक स्टॉक जा सकता है, और यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 10.93 तक जा सकता है। अच्छी बात है कि बड़ी गिरावट में भी फिलहाल अभी ये आपको 10 से ज़्यादा नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं देगा, नहीं अभी भी 2 डिजिट में स्टॉक आपको दिखाई देगा बड़ी गिरावट में भी। पॉजिटिव माहौल बना तो 11.83 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हो ये ऑलरेडी ब्रेक हुआ है। सेकंड 12.02 का, ये भी आज ही इंट्राडे में ब्रेक हुआ है। अब तीसरा 12.28 का, इसका मतलब ये है कि स्टॉक बुलिश जोन में आ चुका है। 2 इसके रेजिस्टेंस आज ब्रेक हुए, तो बिल्कुल निवेश करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से वीडियो ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।